ये सिद्धांत दिया था, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहने का मतलब हो गया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर होता है। ये कहना था वर्जिलियस का। ये वर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक था। उन्होंने यह कहा था कि कार्बन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर होता है। लेकिन 1815 ईस्वी में कहा था वर्जिलियस ने कि कार्बन का निर्माण सजीव शरीर के अंदर होता है और एक विशेष प्रकार की दैवीय शक्ति के द्वारा होता है और इसको प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। तो पूरा जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ और सिर्फ सजीव शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार के दैवीय शक्ति के द्वारा होता है। इसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। जबकि 13 साल बाद बोहलर, जो कि वर्जिलियस का ही शिष्य था, वर्जिलियस का शिष्य नाम था बोहलर, तो बोहलर ने इस जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किया और उसने प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर दिया। प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण किया। प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण होने वाला पहला यौगिक था यूरिया। यह क्वेश्चन जो है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक, उसका नाम यूरिया था, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। NH2CO NH2, या इसको एक साथ अगर लिखना चाहें तो N2H4CO, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो यह सूत्र हो गया यूरिया का। और यूरिया जो बनाया था, तो यूरिया को बनाने के लिए उसने एक अमोनियम साइनाइड को गर्म किया था, जिसका सूत्र होता है NH4CNO। NH4CNO, इसको अमोनियम साइनाइड बोला जाता है। इसका नाम अमोनियम साइनाइड है। और यह या ये दोनों में से ये, इसी का दूसरा नाम इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसी को समझने में आसानी होगा इसे। तो ये यूरिया का निर्माण कर दिया किससे? अमोनियम साइनाइड से। यूरिया का निर्माण हो गया अमोनियम साइनाइड से। अब इसलिए अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया। तो प्रयोगशाला में प्रथम बनने वाला यौगिक, कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया था, जिसको बनाया था किसने? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने। बोहलर नामक वैज्ञानिक था जिसने यह विक्रिया करवाया और अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया। कब बनाया था? तो 1828 ईस्वी में। ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। तो ये जो यह CN जो है, यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी C है, इसका मतलब यह कार्बन है। और यहाँ पे देखिए यह CN जो है, यह एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यह साइनाइड नामक एक फंक्शनल ग्रुप है। उसको गर्म करने पे NH2CO NH2 बना, तो यह यूरिया बन गया। तो यूरिया जो बना, ये किससे बना? तो अमोनियम साइनाइड से बना। कब बना? 1828 ईस्वी में। किसने बनाया? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। अब आगे चलते हैं। इसको साफ कर दें। रिएक्शन लिखना है किन्हीं को? साफ करें, कमेंट कीजिए आप लोग।
कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की महत्ता तो सर्वोपरि है, लेकिन इस कार्बनिक रसायन में इस चैप्टर में हम लोग कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उसके व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न कहने का मतलब हो गया कि कार्बन से रिलेटेड, कार्बन के समान व्यवहार करने वाले। तो इसमें से कुछ तत्व हैं, जैसे पहला तो कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा, अब देखिए एक फास्फोरस भी है, और सल्फर, साथ ही साथ हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली कहने का तात्पर्य हो गया कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के ग्रुप 17, आप लोग किन्हीं के पास अगर पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें देखेंगे आप लोग कि ग्रुप 17 में मतलब 17वां वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है। यह पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 में होता है। कौन कौन सा तत्व? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है। बट एस्टेटिन को रखते नहीं है। ये चारों जो है, ये चारों को बोला जाता है हैलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली? हैलोजन फैमिली, जिसको सूचित किया जाता है एक्स से। तो आगे से एक्स जहां भी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब एक्स किसको सूचित कर रहा है? हैलोजन फैमिली को। समझ गए आप लोग? एक्स कहने का मतलब हो गया हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कहने का मतलब हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन फैमिली कहा जाता है, जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पाया जाता है। तो ये सभी और ये 6 टोटल 10 ही तत्वों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टोटल 10 ही तत्वों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और यही सब मिलकर कार्बनिक रसायन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक रसायन का निर्माण करने वाले मुख्यतया यही 10 तत्व हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यही नहीं, मुख्यतया मतलब लगभग में यही पाया जाएगा, यही 10 तत्व। अब देखिए आगे चलते हैं। तत्व मुख्यतः कार्बनिक रसायन में होते हैं। तो इन सभी तत्वों के बारे में पता लगाया था केमिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले लेवॉइजर नामक वैज्ञानिक ने। लेवॉइजर नामक वैज्ञानिक, जिसको केमिस्ट्री का पिता भी बोला जाता है, उन्होंने ही यह सब पता करके बताया कि कार्बनिक रसायन में मुख्यतः यही 10 तत्व से मिलकर बने होते हैं, या कार्बनिक रसायन में मुख्यतः यही 10 तत्व होते हैं। तो लेवॉइजर नामक वैज्ञानिक था। अब आगे चलते हैं हम लोग कि कार्बन अभिक्रिया कैसे करता है, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो अभिक्रिया के बारे में बंधन जानते होंगे आप लोग। बॉन्ड भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्यतः हो जाता है आयनिक बंधन, जो कि दुनिया का जितने भी तत्व अभिक्रिया करते हैं, आयनिक बंधन के माध्यम से अभिक्रिया करने वाले तत्व जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और ये बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, आयनिक बंधन। उसके बाद सहसंयोजक बंधन। यह बंधन आयनिक बंधन से कमजोर होता है, लेकिन अन्य बंधन से, अन्य बॉन्ड से मजबूत होता है।
यह दूसरा सबसे शक्तिशाली बंधन है। कौन सा बंधन? सह संयोजक बंधन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसको सहसंयोजक बंधन भी बोलते हैं। सहसंयोजक बंधन, यह सहसंयोजक बंधन जो है कार्बन में यही बंधन पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंधन उन सभी तत्वों में पाया जाता है जिसकी संयोजकता कम होती है, अर्थात 1, 2, लेकिन चूंकि कार्बन की संयोजकता बहुत ज्यादा होती है, 4 होती है, तो इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, पूर्णतः आदान प्रदान मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इसमें कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तो सहसंयोजक बंधन कहने का मतलब हो गया कि इसे एक कहानी के प्रकार से समझिए आप लोग कि कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन वैसे बंधन को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आयनिक बंधन में होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आयनिक बंधन में होता है। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। साझा करने का मतलब हो गया कि अगर हमको कम है, इलेक्ट्रॉन को हम रख लेंगे, अगर सामने वाले को कम है तो इलेक्ट्रॉन को सामने वाला रख लेगा। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखिए यह हाइड्रोजन इसके अगल बगल घूम रहा है। ये डॉट से जो दर्शा है ये कार्बन कार्बन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये डॉट के माध्यम से दर्शाया जो गया है, यह कार्बन के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। या क्रॉस के रूप में जो दर्शाया गया है, यह हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसको भी हम लोग डॉट के माध्यम से दर्शा सकते थे, लेकिन डॉट डॉट एक ही हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे डॉट किया। तो यह हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और यह कार्बन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो अब चलते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा कहानी सुनते हैं। कहानी ये है कि आप लोग सभी जो है गए होंगे सरकारी स्कूल में एग्जाम देने। तो सरकारी स्कूल में 4-5 क्लास में जो है एक विषय होता है, ललित कला का भी एग्जाम होता है। और जैसा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए एग्जाम के दिन ही पहुंचते हैं, परीक्षा देने के लिए ही सरकारी स्कूल जाते हैं, बाकी दिन वो अपने प्राइवेट स्कूलों में रहते हैं। तो पता चला कहीं से कि आज सरकारी स्कूल में एग्जाम है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए एक, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूल एग्जाम देने जाते हैं तो वो सिर्फ एक कलम लेके चले जाते हैं, बाकी तो उन्हें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कॉपी जो होता है वो तो सरकारी स्कूल के माध्यम से ही ऊपर करवाया जाता है। तो सभी ने एक एक कलम लिया और सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। तो सरकारी स्कूल जाकर पता चला कि आज वहां किस विषय की परीक्षा है, तो पता चला कि ललित कला का एग्जाम है, ड्राइंग का क्लास है। तो ड्राइंग के क्लास के लिए आप लोगों को कलर की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना कलर के आप लोग स्केच तो बना लेंगे, लेकिन उसमें रंग कहां से भरेंगे? तो रंग भरने के लिए उसमें कलर की आवश्यकता पड़ती है। तो कलर, लेकिन वहां पे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं डेली रेगुलर, उन्हें तो पता था कि वहां कल ललित कला का एग्जाम होगा, तो उन्होंने जो है कलर अपने अपने साथ लेकर आया था। तो वहां पे अब जब एग्जाम हॉल में सब चूंकि आप लोग पहुंच गए थे, तो एग्जाम देने बैठ गए आप लोग। जब एग्जाम शुरू हो गया तो आपके अगल बगल में सरकारी स्कूल के भी बच्चे बैठे होंगे,
तो वहां पे जो ड्राइंग बनाने के लिए आया, तो ड्राइंग बनाने के लिए जो आया, तो ड्राइंग आप लोग बनाने जानते थे, ड्राइंग प्राइवेट स्कूल का बच्चा बनाने जानता था, लेकिन उसमें कलर करने के लिए उसके पास कलर नहीं था। जबकि सरकारी स्कूल का बच्चा ड्राइंग बनाने नहीं जानता था, लेकिन वो कलर लेके आया था। तो आप दोनों ने साझा किया, आप दोनों आपस में बातचीत की, उससे दोस्ती बढ़ाए, दोस्ती करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि आपके बिना उसका काम नहीं होगा और उसके बिना आपका काम नहीं होगा। आप सिर्फ स्केच बना लीजिएगा, लेकिन उसमें कलर नहीं कर पाइएगा, और सरकारी स्कूल के बच्चे के पास कलर था। तो आप दोनों ने दोस्ती किया और वहां पे एक साझेदारी की। साझेदारी क्या की? तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे कॉपी में भी स्केच बना दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे कलर देना पड़ेगा। तो ये सुनकर सरकारी स्कूल का बच्चा और आप दोनों में साझेदारी हो गया। वही गप होता है यहाँ पे कि कार्बन जो है, इसको मान लेते हैं प्राइवेट स्कूल का बच्चा, हाइड्रोजन मान लेते हैं सरकारी स्कूल का बच्चा। तो कार्बन जो है, इसको कितने स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व तभी स्टेबल होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यह अष्टक नियम कहता है, ऑक्टेट लॉ इसी को बोला जाता है, कि किसी भी तत्व को स्थिर होने के लिए, अस्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसमें देखिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और चाहिए कितना? तो 4 चाहिए। तो यह जो है अगल बगल घूमा, तो कहीं से एक हाइड्रोजन इसके बगल में आया, तो हाइड्रोजन बोला, और हाइड्रोजन को दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा ही अंतिम कक्षा होता है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के मामले में, तो हाइड्रोजन को और प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको कितना चाहिए? तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, जबकि कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के पास गया, कार्बन बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमको अभी काम पड़े तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, जब तुमको काम पड़ेगा हम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो हाइड्रोजन भी बोलता है कहां हम यूं ही भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चलो कार्बन है बगल में, कार्बन के साथ हम लोग साझा कर लेते हैं कि जब वक्त पड़ेगा एक हाइड्रोजन ले लिया कार्बन का, जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का कौन ले लिया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुआ हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, अस्थिर हो गया। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन आया, तो दूसरा हाइड्रोजन भी कार्बन को देख के बोलता है कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता है। तो कार्बन बोला अभी तो मैं दे रहा हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले भी लूंगा। तो बोला ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तीसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा हाइड्रोजन भी वही बात बोला, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को भी दे दिया। तो अब देखिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी स्थिर हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। चौथे हाइड्रोजन को भी कार्बन जो अपना चौथा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब देखिए जब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया तो फिर अब कार्बन सभी हाइड्रोजन के पास जाके बोलता है कि अब मुझे आवश्यकता है, अब तुम लोग मुझे दो। तो कार्बन जो है सभी का इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब कार्बन सभी का इलेक्ट्रॉन लिया तो देखिए इसके पास, कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 तो इसके पास पहले से था, साथ ही साथ 4 अन्य तत्वों का लिया, तो टोटल 8। लैब चल रहा है मेरे में